हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखेंगे। आज जैसे कि मैंने कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था हमारा पेपर पैटर्न 2019 बेस पुणे यूनिवर्सिटी बैकलॉग का पेपर 2022 का। तो उसमें हमने देखा था कि 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, 15 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स। तो मैंने सोचा कि 15 मार्क्स के हम ऑब्जेक्टिव्स का एक वीडियो बनाएं ताकि जस्ट आप वो 20-25 मिनट्स में पढ़ सके और आपको श्योरली 15 मार्क्स मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। नाउ पहले हम स्टार्ट करेंगे विद ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखना है कि स्टेट विद रीजन दिया है या सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स कहा है। जैसे कि कल के पेपर में ट्रू एंड फॉल्स ही कहा था, उन्होंने रीजन नहीं पूछा था बिकॉज 5 मार्क्स का था। तो ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ो कि रीजन बताया है, मतलब हमको रीजन भी लिखना है या सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ओके, so we'll start first. The important function of accounting standard board is to formulate accounting policy. ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। सो अब जो बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उनका मेन फंक्शन क्या है? टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो ऑफ कोर्स नॉट पॉलिसीज वो फॉर्म नहीं करते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ओके, सो दिस इज अ फॉल्स। अगर रीजन पूछा तो यू कैन राइट द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड accounting standard board is not to formulate accounting policy but to formulate accounting standard. Got it? Next, relevance and reliability are two main qualities that makes the accounting information more useful for decision making. Of course, relevance and reliability मतलब भरोसेमंद, रिलीवेंस रिलेटेड विद द अकाउंट्स, ये दो मेन क्वालिटीज है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमने 11th में ही पढ़ा था। 11th में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी एक टॉपिक था, उस पे ये रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। सो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्टकट में ICAI कहते हैं, कंस्टिट्यूट the accounting standard board on 21st April 70. So देखो ऐसे डेट आ सकते हैं तो आपको याद रखना है। So this is fall, ये हमारा 1977 में बना था। ठीक है, so false। रीजन पूछा तो लिख लो कि ये जो इंस्टीट्यूट है दैट इज ऑन 21st April 1977। Fourth one, the setting of accounting standard reduce confusing variation in accounting treatment to use the prepare financial statement. Of course, accounting standard की नीड ही ये है कि confusion reduce हो जाए, सब तब यूनिफॉर्मिलिटी हो। अगर आपने वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया है। सो दिस इज ट्रू। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो यूजुअली सब तरफ सेम एप्लीकेबल होते हैं। Fifth one, the financial statement should disclose the accounting policy adopted in measuring inventories. Of course, this is true. According to accounting section 5, accounting standard 5, we need to show और we need to disclose the accounting policy. हमने अगर इन्वेंटरीज की कोई मेथड चेंज की होगी तो हमें ये मेंशन करना है। So this is related with the accounting standard 5. Next, accounting standard 10 does not deal with the accounting livestock. Of course this is true because accounting standard 10 ये डील किससे करता है? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, इट्स डील विद द प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। उसमें वो एक प्लांट भी इंक्लूड है, लेकिन वो प्लांट को हम कहेंगे बेरर प्लांट। ओके, अब बेरर प्लांट मतलब मैंने एग्जांपल दिया था एप्पल ट्री। सो एप्पल ट्री डील्स विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, लेकिन बाकी के लाइव स्टॉक जो है एनिमल्स, क्रॉप्स, वो डील नहीं करते हैं। सो इट इज करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डील विद द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, prior period and change in the accounting policy. So of course this is also true. The Institute of Chartered Accountants in India issue accounting standard. Of course true. The purpose of accounting standard is to harmonize accounting equation. No, it's a false.
ये इक्वेशन क्या चीज है? इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं होता है. द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज. हार्मोनाइज मतलब सब तरफ इक्वल पॉलिसी हो, मतलब सब तरफ स्मूथली वर्क हो. ये इक्वेशन नहीं. ठीक है. सो अगर रीजन अगर पूछा होगा तो आप लिखो द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट द इक्वेशन. Accounting standard refer to specific accounting principles and method of applying those principles. अब आप बताओ, of course ये क्या होगा? The accounting standard refers specific accounting principle. Of course specific principle बताते हैं, उसकी adopt करने की, apply की जो method है वो बताता है. Accounting standard 5 अगर देखा होगा तो आपको समझा होगा, उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रो में बताया है. So it's a true. देखो एक बार एग्जाम जाने से पहले सुबह सुबह पढ़ के जाओगे ना ये सब आप, तो आपको मिल जाएंगे एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव्स में 15 में से एटलीस्ट 12-13 मिल जाएंगे. ठीक है. ओके. कैपिटल प्रॉफिट मे बी यूटिलाइज्ड टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड. अब ये है चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 4, शायद चैप्टर नंबर 2, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. ओके. सो कैपिटल प्रॉफिट, देखो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें दो टाइप के प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट. तो कैपिटल प्रॉफिट में बी यूटिलाइज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड. यस, इट्स ट्रू. हमारा जो पोस्ट प्रॉफिट होता है इनकॉर्पोरेशन के पहले, उसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट. तो वो जो प्रॉफिट है हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें कोई एसेट एक्वायर्ड करना होगा तब वो पैसे हम यूज करते हैं. गॉट इट. और डिविडेंड किसके कब यूज करते हैं? तो किस पे यूज करते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट पे. और कैपिटल प्रॉफिट हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई एसेट एक्वायर्ड करना होगा. ठीक है. द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. फॉल्स. Capital loss may be debited to goodwill account. Yes, it's true. Capital loss जो होगा वो हम debited क्या करते हैं? goodwill account को करते हैं. Profit post incorporation available for distribution of dividend. देखो अभी मैंने कहा कि profit post incorporation, pre होता है and post होता है. pre को कहते हैं capital profit और post बाद में जो होता है उसको कहते हैं revenue profit. तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसमें से ही हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो योर आंसर विल बी अ ट्रू. लेट मी क्लियर दिस ऑल once again. Okay, so answer is a true. Salary to vendor is to be charged against the profit before incorporation. Of course, देखो salary to vendor इसकी तो एडजस्टमेंट होती है. एंड आई थिंक मैंने कल जो पेपर अपलोड किया है उसमें भी उन्होंने एक ट्रांजैक्शन, एक एडजस्टमेंट दी है, सैलरी टू वेंडर फॉर अ परचेस कंसिडरेशन. तो ये हमेशा ही प्री में ही हमें ऐड करना है. सो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू. प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. देखो कितना घुमा फिरा के, अभी ये दो सवाल उन्होंने इससे ही रिलेटेड पूछे थे, ये वाला और ये वाला. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री वाला. ठीक है. मतलब क्या, इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है. प्री को हम क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट. इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड. ऑफ कोर्स अभी मैंने कहा है ना कि सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट हम करते हैं. सो दिस इज ट्रू. ठीक है. बिकॉज नॉट बोला है तो करेक्ट है. हम कब कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट यूज करते हैं. इधर ही हमने देखा है, देखो ये वाले इक्वेशन. तो ऐसे घुमा फिरा के आ सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सवाल ही नहीं आता है. डिबेंचर हम इशू कब करेंगे? ऑफ कोर्स पोस्ट, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद. तो इंटरेस्ट भी कब मिलेगा? पोस्ट में मिलेगा. सो दिस इज फॉल्स. All standing charges must be allocated in time ratio while asserting profit. Of course all charges जो fixed होते हैं, टाइम पे होते हैं, जैसे क्या सैलरी, डेप्रिसिएशन है ना. सो ये वाले जो एक्सपेंसेस है वो टाइम बेसिस पे होते हैं, तो इनका टाइम रेशियो पे कैलकुलेट करना है. और बैड डेट्स, कमीशन देन और क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट, ये सेल्स पे रिलेटेड होते हैं. जितना सेल्स होगा ये वैरी होता है खर्चा. सो इसको कहते हैं
मतलब इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स रेशियो पे. सो उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं. गॉट इट? सो दिस विल बी अ ट्रू. Share issue expenses must be apportioned on the basis of turnover of the company. देखो ध्यान से पढ़ो. शेयर इशू एक्सपेंसेस, हम जो शेयर इशू करते हैं उसका जो खर्चा होता है वो किसके बेसिस पे करते हैं? किसके बेसिस पे करते हैं? हम सेल्स के टर्नओवर मतलब सेल के बेसिस पे करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. ये पूरा के पूरा पोस्ट में ही जाएगा, तो इसमें कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा. ना सेल्स पे होगा ना टाइम पे होगा यार. एक्चुअल बेसिस होगा. मतलब क्या? शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसको ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं. कभी कभी इसके बजाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आ सकता है. ठीक है, अंडरराइटर कमीशन भी आ सकता है. सो ये सब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है. तो यहाँ पे कोई ना सेल्स के बेसिस पे ना टाइम पे बेसिस पे. गॉट इट? तो ये फॉल्स है. In the process of incorporation, written consent of the director is not necessary. ध्यान से पढ़ो आगे. For the company other than the public limited. Of course, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो ही हमको रिटर्न कंसेंट लगता है, अदरवाइज ओरल कंसेंट भी चलता है. सो इट्स अ करेक्ट ट्रू. इट्स नॉट नेसेसरी अदर देन द पब्लिक लिमिटेड. हाँ, पब्लिक को हमें नेसेसरी है, तो ये क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर इज नेसेसरी फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे भी पूछ सकते हैं. या इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी, ऐसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो. इट्स अ ट्रू. Securities premium may be applied for the purpose of buyback its own share. Of course, security जो प्रीमियम वाले शेयर्स होते हैं हमारे, वो हम अप्लाई कब कर सकते हैं? जब हम फिर से हमें हमारे शेयर बाय बैक करने हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं. सो इट्स ट्रू. द शेड्यूल 3 हैज बीन, अब ये चैप्टर नंबर 3 पे है सब फाइनल अकाउंट. The Schedule 3 has been amended by the central government several times. So it's a true. Of course, central government ही इसको amendment कर सकता है. Dividend cannot be declared out of capital reserve. So it's a true. डिविडेंड हम डिक्लेयर नहीं कर सकते. डिविडेंड हम हमेशा पेड अप कैपिटल पे डिक्लेयर करते हैं, कैपिटल रिजर्व से नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, द एम्प्लॉय रिलेटेड वेलफेयर एक्सपेंसेस डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अंडर अदर एक्सपेंसेस. अब सिंपल सा देखो, अब ये जो क्वेश्चन है वो कंपनी अकाउंट के हैं. तो कंपनी अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनाते हैं? थोड़ा सा याद करो, रिवाइज करो. पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद अदर इनकम, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस होते हैं. एक्सपेंसेस में भी हमने अलग अलग हेडिंग्स बनाए हैं. पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट. तो ये जो हमारा है क्या है? एम्प्लॉय रिलेटेड वेलफेयर 24th वाला देखो question are disclosed in the other expenses. No, it is disclosed under employee, so this is false. Now 25th, the Schedule 3 Company Act 2013, ये भी याद रखना है. 2013 ये भी पूछ सकते हैं. Company Act under 2013 related with the final account of the company. ये चैप्टर ही भाई इसका है, तो of course this is true. Excise duty is added while calculating revenue from the operation. Yes, ये तो false है, because excise duty हम किस में ऐड करते हैं? रेवेन्यू तो नहीं है ये तो एक एक्सपेंसेस है. और हम किस में करते हैं? ऑक्ट्राई ड्यूटी वगैरह, वो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस वगैरह होता है ना उसमें. सो रेवेन्यू में तो नहीं करते. सो ऑफ कोर्स इट इज अ फॉल्स. Dormant company may include cash flow statement in a financial statement. So it's a for dormant company include नहीं करती है कभी भी cash flow statement. All sales and purchase of goods service by the company must be recorded in the books of account. So all sales and purchase, of course it's a true. The Company Act 2013 allow the company to follow cash basis accounting. No, it's accrual basis accounting. So this is a for cash basis पे नहीं करते, accrual basis. accrual हमने already 11 में basic सीखा है. cash basis, accrual basis, mix hybrid basis, तो वो accrual basis पे करती है. hybrid मतलब क्या? cash और accrual का mix up. Next, the tax expenses of the company for particular period should be recognized as a current tax plus deferred tax. Tax expenses particular, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो
जब आंसर मिलता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो हमें आंसर मिलता है टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद हम करंट टैक्स लेते हैं, डेफर्ड टैक्स लेते हैं, ठीक है। सो इट्स अ ट्रू। अब शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज बेसिकली नीडेड फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनी। सो ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन ना मैंने जो कल पेपर अपलोड किया है उसमें पूछा है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज बेसिकली नीडेड। अमालगमेशन जब हम करते हैं तो हमें कंपनी को परचेज कंसिडरेशन कौन से फॉर्म में देना पड़ता है, शेयर्स के, तो वैल्यूएशन तो जरूरी है, तो ये हमको समझेगा कि बाइंग एंड सेलिंग की परचेज कंसिडरेशन प्राइस क्या है। सो इट्स अ ट्रू। ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, the value of share of company affected by the long term asset backing of the company. It's a false. Yield value of share is based on the normal rate of return. Paid up value of share, expected rate of return. Of course, yield value, देखो दो टाइप की ये है मेथड है हमें, है ना। नेट एसेट वैल्यू उसको ही बोलते हैं इन स्ट्रिक्ट मेथड, और दूसरी है यील्ड। यील्ड मतलब इनकम, उसमें हमको ये सब रिटर्न्स पेड अप वगैरह लगता है। सो इट्स अ ट्रू। It is not necessary to value unquoted share. Of course, it's a false. It is not necessary to value unquoted share. तो ये false है. It is necessary. हमको करना है value unquoted share की भी. Earning capacity method of valuation of share is more suitable for the shareholder who hold the share for short term. देखो ये काफी बड़ा है, with the basic of intention to earn the dividend. Earning capacity method of valuation of share मतलब yield method, ठीक है। yield method इन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है तो हम उसको earning capacity का ही मतलब होता है yield method. Yield method of valuation of share is more suitable for the shareholder who held the short term. So it's a true. सेम ये क्वेश्चन ना कल के पेपर में आया, थोड़ा सा इसका क्या हो गया, वर्डिंग चेंज हुआ। देखो लास्ट वाला जो 40 नंबर का है ना वो भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने 35 में थोड़ा सा जरा लेंदी बना दिया है, और 40 जो है ना वो यहाँ पे देखो ये वाला 40, अगर कल का वीडियो देखा होगा आपने तो ये वाला जो है ना यील्ड वाला सेम है, मीनिंग सेम ही है उनका, तो ऑफकोर्स ये भी ट्रू और ये भी ट्रू ही रहेगा। Okay, 36. Under net asset method, valuation of share, stock, finished goods are to be valued at market price. Of course, asset है तो सब करना ही होगा. Valuation of share essential for conversion of one class of share into another class of share. Of course, true, इसलिए तो हम valuation of share करते हैं. 38. The value of share is greatly affected by the economic condition of the country. ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ये सब किस पे डिपेंड होती है, वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब अगर कुछ हो गया बाहर, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हमारी डाउन हो गई तो ऑफकोर्स हमारे शेयर, देखो हम मार्केट कभी कभी आता है ना न्यूज की मार्केट धड़म से गिर गया या मार्केट ने बहुत बड़ी उछाल ले लिए, तो ये किस पे होता है, इकोनॉमिक कंडीशन पे। कोई गवर्नमेंट ने अच्छी अगर न्यूज सुनाई होगी पब्लिक के लिए तो इमीडिएटली शेयर्स बढ़ते हैं। यही कुछ बैड न्यूज होगी, निगेटिव इफेक्ट होगा इकोनॉमिक्स पे, या पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो तब वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ऑफकोर्स इफेक्ट करता है। The net asset method of valuation of share is more useful when the share is acquired for the control the motive. It's a true. क्योंकि हमें क्या करना है, असेट देखने हैं कितने हैं तो फिर डिसाइड करना है हमको, शेयर्स आर एक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल, ठीक है। Yield is the effective rate of return on the made by the investor. अभी मैंने कहा ये सेम क्वेश्चंस अभी के जुलाई के पेपर में आया था, तो देखो इसमें से जो भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे है ना 5 ऑलमोस्ट यही जो 40 मैंने सिलेक्ट किए उसमें से आया है। गॉट इट। ये मैंने निराली पब्लिकेशन का सबसे लास्ट पेज, एकदम लास्ट पेज है ना 0.1 0.2 वहां से लिए है। ओके, सो आई होप ट्रू एंड फॉल्स में आपके अब मार्क्स नहीं जाएंगे। Now let's start filling the blanks. Now bad luck की ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हो गए तो और अच्छी बात है क्योंकि पेपर में तो दिए है ऑप्शंस, नहीं दिए तो भी हम प्रिपेयर रहेंगे। Okay, first one, dash deals with the financial measurement disclose use in the producing set of presented financial statement. Of course भैया हमारा तो चैप्टर ही ये है, accounting standard deals with the financial measurement disclose. Second, accounting standard dash deal with the net profit loss period prior. Of course accounting standard 5.
ये ऑलरेडी हमने वीडियो देखे हैं, किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, यस ये बाकी है मेरे पास से अपलोड करने का, कर दूंगी मैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश डील विद अकाउंटिंग अमालगमेशन 14। ये दोनों बाकी है मेरे 14 एंड 21, बट इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जिसमें था कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उसके ज्यादा कैलकुलेशन आते तो मैंने वो पहले एक्सप्लेन किया, बट कर दूंगी मैं ये दोनों भी। ओके नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा नाम याद रखना है। एंड आई थिंक अगर ऑप्शंस आए तो बहुत अच्छा होगा। When the provisions of accounting standard and the law conflict, then the enterpriser should follow the provision of, जब कोई एक मतलब बिजनेसमैन समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूं या लॉ, उन दोनों के बीच में झगड़ा, मतलब ये मैं क्या फॉलो करूं, वेदर आई शुड गो विद द स्टैंडर्ड और वेदर आई शुड गो विद द लॉ, तो ऑफ कोर्स ऐसे वक्त तो भैया लॉ ही जीतता है। ठीक है, सो शुड फॉलो द प्रोविजन ऑफ लॉ। Accounting standard dash override the statutes. It's a cannot override the statute. The 5 elements of financial statement are asset, liability, capital, income and expenses. लेकिन अब ये capital को हम मतलब 11-12 में हम capital ही लिखते थे। अगर 11-12 से related question होता तो हमने यही आंसर लिखा होता, asset, liability, capital एंड इनकम एक्सपेंसेस। बट अब कैपिटल मतलब यहाँ पे इक्विटी हम करते हैं, तो यू कैन राइट हियर इक्विटी। गॉट इट? As per accounting standard 5, the net profit loss company of the company to compromise the profit loss from ordinary activity and of course extraordinary। मैंने सिखाया extraordinary मतलब क्या, ठीक है? मतलब नॉट रिलेटेड विद द ऑर्डिनरी, जो रोज के बिजनेस में होता है प्रॉफिट लॉस वो नहीं, सडनली कुछ तो अलग, जैसे सेल ऑफ लैंड अचानक प्रॉफिट हुआ, सो दैट विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Okay, the change in the cost formula in the measuring cost of inventory is the most suitable example of, देखो हमने क्या किया, change in the cost formula, हमने cost में किया है, तो of course it's a change in the accounting policy. Profit earned, okay, now chapter number 2 start हो गया है। Profit earned prior to incorporation, pre मतलब ही pre profit को क्या कहते हैं हम लोग, capital profit। प्रॉफिट अर्न आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये आपको याद रखना है, इस पे जरूर क्वेश्चन आने वाला है। जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रॉफिट होता है उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी जस्ट बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज, लॉस हुआ है प्रायर प्री के पहले, सो इसे हम कहेंगे कैपिटल लॉस। प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट, लॉस है तो कैपिटल लॉस। कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे देखो। ओके चलो नेक्स्ट वन, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन अर्न डैश प्रॉफिट ओनली आफ्टर गेटिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। सो पब्लिक लिमिटेड कैन अर्न द रेवेन्यू प्रॉफिट ओनली आफ्टर गेटिंग कमेंसमेंट। ऑफ कोर्स जब सर्टिफिकेट मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसके पहले का प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी अलोकेटेड बिटवीन द टू पीरियड्स इन द रेशियो ऑफ डैश while asserting profit prior to incorporation। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड होगा, सेल्स पे ना, सेल्स ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, सेल्स कम तो प्रॉफिट कम, तो कौन से बेसिस पे होगा, सेल्स पे। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डैश एसेट एक्वायर्ड। देखो फिर एक बार पढ़ो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड, कौन सा वाला हम प्रॉफिट यूज करते हैं, इट्स अ कैपिटल, लेकिन कौन सा एक्वायर्ड करने के लिए, फिक्स्ड असेट करने के लिए। देखो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए आया था, अब फिर से पेज टर्न करो और ट्रू एंड फॉल्स देखो, उसमें ऐसे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था। सो दोनों भी करो, ट्रू एंड फॉल्स इन अ फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, तो ये प्लीज जरूर करके जाना वीडियो। नेक्स्ट वन, व्हाइल असर्टिंग कैपिटल प्रॉफिट वेंडर्स सैलरी आर टू बी चार्जेबल, ये भी देखो फिल इन द सॉरी ट्रू एंड फॉल्स के लिए आया था। ऑफ कोर्स वेंडर का और जो सैलरी है वो प्री में ही होगा ना, पोस्ट में नहीं होता है। फी पेड फॉर कंपनी ऑडिट अंडर 2022 मस्ट बी चार्ज टू, ऑफ कोर्स ऑडिट है तो बाद में ही होगा भैया, प्री तो होगा नहीं,
तो पोस्ट हुई होगा, क्योंकि ये ऑडिटिंग वगैरह कब स्टार्ट होगा, जब ऑफिशियली कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब लीगली वो कंपनी स्टार्ट होगी। तो ये ऑडिटिंग, डायरेक्टर सैलरी, ये जो सब कुछ है वो किधर होगा, पोस्ट में। नेक्स्ट, एनी लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मे बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। एनी लॉस अगर हो गया, मतलब कैपिटल लॉस, प्री मतलब कैपिटल लॉस, तो हमको कहाँ डेबिटेट करना है, गुडविल में डेबिट करना है। डैश पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ऑफ कोर्स अनकॉल्ड, जिसको हमने अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया है, वो हम रिजर्व कैपिटल में डालते हैं। ये तो हमने एसपी में भी सिखाया है 11th-12th में। शेयर्स नीड नॉट बी फुल्ली पेड, बट दैट मस्ट बी फुल्ली पेड। स्टॉक मस्ट बी फुल्ली पेड। अब आप बोलोगे मींस शेयर एंड स्टॉक तो एक ही होता है, तो नहीं, शेयर्स ये एक ही कंपनी के होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बजाज कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे 10, 20, 30, उसको कहते हैं शेयर्स। और स्टॉक मतलब क्या, मैंने बजाज के 10 खरीदे, टाटा मोटर्स के 10 खरीदे, इन्फोसिस के 20 खरीदे, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। गॉट इट? सो शेयर्स नीड नॉट बी फुल्ली पेड, बट स्टॉक मस्ट बी फुल्ली पेड। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेयर्स एंड स्टॉक आर द वन एंड द सेम थिंग्स, सो दिस इज अ फॉल्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर हैज अ प्रेफरेंशियल राइट टू दैट फिक्स्ड रेट। तो कौन सा राइट है प्रेफरेंस शेयर को? ऑफ कोर्स डिविडेंड का ही राइट होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ कौन सा लॉस है? इट्स अ कैपिटल लॉस। Next, security premium may be applied for the purpose of issue fully paid dash to the members. तो सॉरी, बोनस, एक मिनट, हाँ गलती से हो गया, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम में बी अप्लाइड फॉर द पर्पस टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर। अब बोनस मतलब क्या, जैसे देखो सैलरी मिलती है प्लस बोनस, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, जो ऑलरेडी मेंबर्स है उनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं, उसे कहते हैं बोनस मेंबर्स, बोनस शेयर्स, ठीक है। और वो सिर्फ मेंबर्स को मिलते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। बाय बैक के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं, ठीक है, ओके। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू, हमें जो प्रॉफिट हुआ री इशू करते, मतलब देखो पूरा फिर से पीछे जाना पड़ेगा। कब कॉल इन एरियर्स होता है, फिर हम फोर फीचर करते, हम मतलब हम सरेंडर कर लेते हैं, तुमने क्या कैपिटल नहीं भरा, इसलिए पैसे हम वापस, उनके शेयर्स वापस लेते हैं, फिर से उसको इशू करते हैं, री इशू पब्लिक को, सो वो हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। स्टॉक ऑफ डैश इज एग्जाम्पल ऑफ करंट अकाउंट विच इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। सो कौन सा स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड आर डैश टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अ गुड सोल्ड सर्विस रेंडर टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हमारा कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। सो ट्रेड्स रिसीवेबल आर टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड सोल्ड, इसको ही हम बिल रिसीवेबल डेटर्स इंक्लूड किया है। अगर अपने फाइनल अकाउंट किया है, अगर अपने बैलेंस शीट देखी है, तो ये नई कंसेप्ट है ट्रेड रिसीवेबल। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, okay. The Schedule 3 Company Act 13 came into force with the effect from 1st April 2014. Section 2 under 40 of the Company Act 13 include cash flow statement as a part of financial statement. ठीक है, कैश फ्लो भी इंक्लूड है, कौन सा पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। देखो कुछ कुछ आपको ये मतलब याद ही करने हैं। The value of equity share based on the net asset, 4th chapter शुरू हो गया। The value of equity share based on the net asset is known as the intrinsic value of the share. Next, intrinsic value of equity share, simple है, fund available for dash shareholder, कौन से shareholder? Of course equity shareholder, क्योंकि preference shareholder हम उनको कभी का पे करते हैं, और फिर जो फंड अवेलेबल होता है उससे नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करते हैं, और फिर हमें नेट एसेट वैल्यू मिलती है। अगर आपने ये किया रहेगा अच्छे से तो आपको इमीडिएटली आएगा। तो फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, द रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द शेयर इज रिफर टू एज अ, देखो ध्यान से पढ़ो, रिटर्न, जब भी अर्निंग वर्ड आएगा, रिटर्न वर्ड आएगा, तो यील्ड कहते हैं। यील्ड का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी, रिटर्न, ठीक है। तो ऐसा वर्ड अगर आया तो समझना है दिस इज अ यील्ड मेथड।
नेक्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द सिंपल, फेयर मतलब एवरेज अपन निकालते हैं नेट एसेट का और यील्ड वैल्यू का। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको बराबर से आंसर आएगा। शेयर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एज अ टर्म एज अ कोटेड शेयर, ओके, अनकोटेड शेयर एंड कोटेड शेयर। जो स्टॉक मार्केट में है, लिस्टेड है, बड़े बड़े कंपनी बजाज, इन्फोसिस, टाटा, बाटा, ये सब कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है तो उसे कहते हैं कोटेड, और जो लिस्टेड नहीं है उसे कहते हैं अनकोटेड। नेक्स्ट, अंडर बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल शुड ऑलवेज बी डैश। अंडर द बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल हमेशा क्या करना चाहिए, शुड बी ऑलवेज बी इंक्लूडेड। देखो गुडविल हमें लेना है, ये नेट एसेट वैल्यू है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान फिर से एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा। गुडविल हमेशा हम लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। valuation of share means determination of dash value of share in the balance sheet, so it's a fair value share in the balance sheet, ठीक है। हमेशा फेयर लेनी है, ना कि यील्ड की, ना कि नेट एसेट की, हमेशा दोनों का जो एवरेज होगा फेयर वही लेनी है। Under the net asset method of valuation of share, floating assets are to be taken as a market value. In case of valuation of non-participating preference share, they are treated as, देखो जब हम valuation of share करते हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर में भी टाइप्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जो नॉन पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम एक्सटर्नल कहते हैं, तो या आउटसाइडर, तो आउटसाइडर क्रेडिटर्स, गॉट इट। तो उनको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलता है, जो पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस होते हैं उनको पहले मिलता है। एंड फाइनली द इंस्ट्रिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी ऑलवेज डैश आफ्टर द इशू, सो ऑलवेज लेस आफ्टर द बोनस इशू। आई थिंक खत्म हो चुका है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया है। ये वीडियो फिर एक बार अच्छे से देख लो, श्योरली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।